ठीक है। तो चलिए, अब आज हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, और वो भी 2D में और 3D में, सब में। क्योंकि 1D का रिलेटिव मोशन हम लोगों ने पिछले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कर लिया था। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, और टॉपिक नंबर 9 होगा शायद ये, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2D। हम 2D की बात कर रहे हैं, बाद में जहां पे क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी हम उसको 3D में भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसमें भी आपको किस चीज की जरूरत होती है? जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही आर्बिट्रेरी चूजन एक्सेस जहां से हम किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, या जहां से हम उसके फिजिकल फॉर्मूले डिराइव करते हैं। ठीक है। तो ये तो आपको पता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह के थे? रेक्टेंगुलर वाला, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। जिसमें हम लोगों को काम किस पे करना होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। साथ में उसमें हम एक क्लॉक भी रखते हैं, जिससे कि हम अपना टाइम का मेजरमेंट कर सकें। अब इसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, ये बात भी हमने बताई थी। पहला कौन सा होता है? इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा क्या था? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये सब जितने भी हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये सारी की सारी चीजें अभी हम कुछ देर में इसको क्लियर फिर से करेंगे हम। जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां पर हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब पार्टिकल या तो रेस्ट में होगा या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जहां पर आपके न्यूटन्स लॉज वैलिड होंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। यहां पर क्या होगा बेटा? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, और यहां पर आपका न्यूटन्स लॉज आर इनवैलिड। ठीक है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन के नियम नहीं लगते हैं, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन के नियम लगेंगे वो इनर्शियल, जहां नहीं लगेंगे वो नॉन इनर्शियल। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलिए। और हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है वो जो कंप्लीट या एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बताओ। ये बात हमने पिछली क्लास में ही बताई थी आपको। यस। और इस बात को लिख लो। इस बात को लिखिए। नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एब्सोल्यूट इनर्शियल।
अब लिखो, नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एब्सोल्यूट इनर्शियल। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एब्सोल्यूट इनर्शियल नहीं होता है। बट, या बट ना लिखो, आप ऐसे लिखो, अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी, अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी inertial frame of reference, earth is assumed to be inertial frame of reference for short interval of time, for short interval of time। एक छोटे से टाइम इंटरवल में हम बात करें तो हम अपने अर्थ को इनर्शियल मान सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे? अब देखो, जैसे मान लो सन के अराउंड आपका अर्थ मूव कर रहा है ना, तो अब सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर अगर अर्थ मूव कर रहा है, इसका मतलब अर्थ अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अर्थ अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जब अर्थ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि उसके पास एक्सेलरेशन है। तो पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज तो मोशन में है ना, कोई भी चीज तो रेस्ट में नहीं है ना। बोलो। यस सर। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट इनर्शियल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अर्थ को अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के अपनी प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने बात लिखवाया, अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब इस बात को समझो, ऐसा क्यों है? जैसे मान लो कि ये आपके पास सन है और सन के अराउंड अर्थ इस तरह के पाथ पर ऐसे घूमता है, इलिप्टिकल पाथ पर। और आप सोचो कि सन जो है वो, ये अर्थ जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर ऐसे घूम रहा है, और 365 दिन में सन का एक चक्कर लगाता है। ये कितना दिन लगता है? 365 दिन। और आपको ये बात पता है क्या कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड लगभग कितनी स्पीड से चलता है? मालूम है क्या? अर्थ के चलने की स्पीड पता है? गेस करो थोड़ा, तो कितना होता है? बोलो। नियरली 30 आपका किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। लगभग ये इतना किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। सर सन भी तो मूव करता है ना। हाँ, सन भी मूव करता है, सन भी अपनी गैलेक्सी में मूव कर रहा है, और अर्थ भी आपका क्या कर रहा है? सन के अराउंड मूव कर रहा है। अगर हम सन को रेस्ट में मानते हैं तो अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, जबकि सन भी रेस्ट में नहीं है। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जो हमारा अर्थ है लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, सन के अराउंड अपना अर्थ। क्लियर हुई बात बेटा? या फिर अगर हम बात करें तो लगभग ये बेटा 1 लाख, 1 लाख किलोमीटर पर आवर के इससे स्पीड से ये आपका चल रहा है। ये लगभग 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा अर्थ सन के अराउंड चल रहा है। लगभग 1 लाख आपका, हाँ, लगभग 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देखो इस चीज को कि क्या है ये, थोड़ा इस बात को समझिएगा। एक्चुअल में अर्थ सन के अराउंड तेजी से मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम छोटे से टाइम इंटरवल की बात करें तो क्या ये छोटा सा टाइम इंटरवल पर अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ माना जाएगा क्या? एक छोटे से टाइम इंटरवल की बात करें तो क्या अर्थ
एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ माना जाएगा? उसकी स्पीड लगभग कांस्टेंट है। और अगर हम एक छोटे से टाइम इंटरवल की बात करें तो उसके डायरेक्शन में चेंज ना के बराबर हम बोल सकते हैं। अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो माना जा सकता है। और जब अमूमन याद करो, हम लोग जब भी कभी क्वेश्चन करते हैं तो यही तो कहते हैं कि 1 घंटे में पार्टिकल इतना चला, या 10 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का ही तो क्वेश्चन बनाया जाता है, कि उससे ज्यादा टाइम इंटरवल के हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। बोलिए। और अर्थ इतने बड़े ऑर्बिट पर घूमता है कि सोचो कि अर्थ की स्पीड लगभग 1 लाख किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, फिर भी 365 दिन लग रहे हैं सन के अराउंड घूमने में। देखो, ये स्पीड छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है आपको, 1 साल पूरा लग जा रहा है अर्थ को सन के अराउंड घूमने में। तो 10, 15, 20 सेकेंड में अर्थ की पोजीशन में, अगर हम इस सन के रेस्पेक्ट में देखें तो अर्थ की पोजीशन में चेंज ना के बराबर ही तो है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज एप्रिसिएबल होगा। अगर आप एक सर्कल देखो, सर्कल एक कर्व है, लेकिन एक छोटे से पार्ट के लिए ये सर्कल एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। इसलिए हम लोग अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के काम करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन या आप अपना टाइम इंटरवल 3 से 4 महीने के लिए कर दो, और 3 से 4 महीने के बाद अपना रिजल्ट देखना चाहो, तो रिलेटिव मोशन में हम लोग अपने अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि 3 से 4 महीने में हो सकता है अर्थ यहां पे है, तो हो सकता है कि 4 महीने बाद वो अर्थ इस पोजीशन पे, तो डायरेक्शन को अपने चेंज भी किया है, तो ये इनर्शियल कहाँ रह गया, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा। बात समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है। तो अर्थ को हम लोग इनर्शियल एज्यूम करते हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अर्थ के इस अर्थ की स्पीड सन के अराउंड काफी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी जो अर्थ है आपका, वो लगभग 365 दिन लगा देता है सन का एक चक्कर करने में। तो 10-15 सेकेंड में अर्थ, अगर एक पार्टिकल अर्थ यहां पे है, तो 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में लगभग यहां जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। और थोड़े से चेंज में हम मान सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, और अर्थ हमको इनर्शियल माना जा सकता है। ठीक। अब मैंने आपको उसमें कुछ रूल्स भी बताए थे, उस रूल को हम फिर से यहां पर देखेंगे। क्या है? मेन इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। मेन इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन, और यहां पर लिख दो फॉर लो वेलोसिटीज। अब ये बात मैंने क्यों लिखा है, उसका रीजन है। अभी आप 11th में हो, जब आप हायर क्लासेज में जाओगे ना, तो वहां पर आपको ये बात बताई जाएगी। जो हम लोग अपने क्लास 11th में, 12th में रिलेटिव मोशन के जो इक्वेशंस पढ़ते हैं, वो लो वेलोसिटीज के लिए होते हैं। जब हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में होता है, तो जितने भी हम ये इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, ये कोई भी इक्वेशन हमारे काम की नहीं होगी। उस केस में हमारे पास जो इक्वेशंस निकलते हैं, जो रिजल्ट निकलते हैं, वो रिजल्ट कुछ अलग होते हैं। हम ये मान के चलते हैं लो वेलोसिटीज के लिए कि दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए चेंज नहीं होगा। ये बात हमने शुरुआत में ही बोली थी कि आपका जब ऑब्जर्वर ओ पे था, उसके बाद आपने अपने एक्सिस को शिफ्ट करके L1 और L2 शिफ्ट करके देखा, तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं था। लेकिन अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे मोशन में है जिसकी वेलोसिटी, जिसकी स्पीड
लाइट के स्पीड में के कंपैरिजन में है, तो उस केस में आपके दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो जाता है, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। हम लोग उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पढ़ते हैं, और लोग दिखाते हैं कि एक रॉड है इतनी लंबी सी, वो अगर आपको देखी जाए तो उस केस में आपका जो लेंथ है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस वर्ड को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, स्पेस के जो दो पॉइंट्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं वो। इसलिए उसको बोलते हैं कि जब दो पॉइंट्स के मतलब जो सेपरेशन है वो कम हो गया, इसका मतलब आपका लेंथ क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि कम हो गया। टाइम की चीजें चेंज हो जाती है, टाइम डायलेट हो जाता है, मास चेंज हो जाता है, वहां पर हम लोग के पास एक नया तरह का एक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग लॉरेंट्ज की मदद लेते हैं। लॉरेंट्ज के नाम से एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम लोग उनके बीच की बात को करेंगे। लेकिन जो हम अभी बात करने जा रहे हैं, ये बात आपकी लो वेलोसिटीज के लिए है, और ये सारी चीजें हम लोगों को एक तरीके से आगे के क्लासेज में आपको हो सकता बताया भी जाएगा कि जो ये आपकी जो इक्वेशन जो हम बनाने जा रहे हैं, वो इक्वेशंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानी जाती है। एक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एक है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हाई वेलोसिटीज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल है, और जब हम लो वेलोसिटीज में हैं, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से बहुत ही कम है, तो उस केस में हम लॉरेंज को निग्लेक्ट करके अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से अपने रिजल्ट्स की बात करेंगे। अब पूरे 11th-12th में आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही चलता है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चलता है। जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, जिसमें आइंस्टीन का एक बहुत बड़ा रोल था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात जो करते हैं हम लोग, E=mc², एनर्जी और मास का रिलेशन जहां से मिलता है, वो सारी चीजें बेटा अलग है, हाई वेलोसिटीज के लिए हैं, लो वेलोसिटीज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहली इक्वेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बनाया था पोजीशन के लिए। पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू अ इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी प्लस पोजीशन ऑफ इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू बी। और यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सी है वो हमारा इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सी इज द इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कहोगे सर ये इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या? जैसे मान लो कि नदी है, नदी अर्थ के ऊपर फ्लो हो रही है, तो नदी की जो स्पीड या पोजीशन होगी अर्थ के रेस्पेक्ट में। अब नदी के अंदर एक स्विमर है, एक तैराक है जो तैर रहा है, तो नदी के रेस्पेक्ट में तैर रहा होगा। तो अब अगर हमें एक स्विमर के बारे में बात करनी है अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो हमारे लिए बेटा एक स्विमर और अर्थ के बीच में क्या आ गया? नदी आ गया ना। नदी आपकी क्या है? एक रिवर क्या है आपकी? इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो जो ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, या जो हम ये फॉर्मूला अभी लिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा लो वेलोसिटीज के लिए वैलिड होगा। विदुषी आपने तो ये बात पढ़ी होगी ना? सर उसमें रिवर प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम में होता है ये ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, जो मैंने मतलब लो हाँ वेलोसिटीज वाला जो एक हाँ ये वाला भी पढ़ा है। हेलो, हेलो। हाँ बेटा, जो लो वेलोसिटीज वाली मैंने बात की, ये बात आपने अपने फर्स्ट ईयर की क्लासेज में किया था कि नहीं? सर ये तो जो 11th में पढ़ा था वो तो याद नहीं, बट हाँ ये ड्रॉप ईयर में पढ़ा था मैंने। नहीं, ड्रॉप ईयर में नहीं, आपने अभी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर मतलब आपके इसके बीटेक के फर्स्ट ईयर में।
अच्छा वहां पे, हाँ वहां पे तो चलता है ये। हाँ, वहां पर ये था ना। और वहां पर हम लोग की जो पूरी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थी, चैप्टर नंबर 1 या यूनिट 1, उसमें हम लोग हाई वेलोसिटीज की बात करते थे ना। वहां पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन डायलेशन और मास वाली चीजें, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकालते थे। तो ये चीजें हाँ आप वो भी सोचो कि वो भी तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। वो चीज भी तो देख रहे हैं कि एक फ्रेम के रेफरेंस में दूसरे वाले का लेंथ बदल जा रहा है, एक इवेंट का जो टाइम इंटरवल है वो चेंज हो जा रहा था वहां पे, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो हम लोग बात करते थे फर्स्ट ईयर में बीटेक के, वो था आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुई बात ये? वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था। और ये जो आपका है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो लो वेलोसिटीज के लिए अमूमन जो हम लोग अपनी रियल लाइफ में जो रिलेटिव प्रॉब्लम देखते हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व की जाती हैं। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अ इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस पोजीशन ऑफ इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? और इसको हम लोगों ने ऐसे भी चेंज करके लिख दिया था। इसका दूसरा फॉर्मूला था पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस टाइम्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में आप सभी इधर जा रहे होंगे जस्ट। तो ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन अगर ये है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन जस्ट उसके अपोजिट होगी, इसलिए माइनस लगा दिया। और तीसरी प्रॉब्लम, आप तीसरा क्या है आपका फॉर्मूला? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 0। हमेशा ए के रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या होगी? भाई मेरे रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन क्या है? 0। आपके रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या है? 0। क्लियर हुई बात बेटा ये? सर इसको इक्वेशंस भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये आपके पोजीशन के लिए मैंने 3 फॉर्मूले वहां बताए थे। वहां मैं एक्स के फॉर्म में लिख रहा था क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। यहां पर चूंकि मोशन इन प्लेन है, तो हमारा पोजीशन क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, ए आई प्लस वाई बी जे प्लस सी के, कुछ भी हो सकता है ऐसे। ठीक। अब पोजीशन से हम लोग किस पर आएंगे? वेलोसिटी पर आने जा रहे हैं। अब वेलोसिटी के लिए क्या होगा? पहली चीज, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी प्लस वेलोसिटी ऑफ इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू बी। या फिर इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। दूसरा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तीसरा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, किसी की वेलोसिटी उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगी? 0 वेक्टर के बराबर। तीसरी चीज आपकी क्या है? एक्सेलरेशन का। यहां पर हम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या होगा? पहली चीज, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तीसरी चीज क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 0। तो ये हम लोग एक्सेलरेशन के लिए बात कर सकते हैं। जैसे हमने वहां पर बात की थी, सेम वही फॉर्मूला ये लगेगा। और ये फॉर्मूले आपकी लो वेलोसिटीज के लिए ही हैं, हाई वेलोसिटीज के लिए नहीं है। क्लियर हुई बात बेटा ये?
ये पूरा पूरा आपका क्लास 11th 12th में लो वेलोसिटीज के लिए ही बात की जा रही है। हाई वेलोसिटीज में बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है। और आप इस बात को लिख लो, यहां पर लिख लो, फॉर लो वेलोसिटीज, फॉर लो वेलोसिटीज द सेपरेशन बिटवीन, पहला पॉइंट लिख लो, द सेपरेशन बिटवीन the separation between 2 points, the separation between 2 points does not depends on the frame of reference, does not depends on the frame of reference. दूसरा, the event between the interval between, या the time interval between two events, the time interval between two events, the time interval between two events does not depends on the frame of reference. मतलब दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, चाहे आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो चाहे रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, सेम होगा। दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन सेम होगा, दो इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल सेम होगा। लेकिन हाई वेलोसिटीज के लिए दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दो इवेंट्स के बीच का टाइम चेंज हो जाएगा। इवन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि अगर दो जुड़वे बच्चे एक साथ हैं और एक को स्पेसशिप में डाल दो जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में है, मतलब सी से C/2 है या C/3 है, इस तरह से है, सी का 10% है, 20% है, 30% है, तो बेटा 1 साल का समय अगर वो स्पेसशिप में बिता के आ रहा है ना, दोनों की एज में डिफरेंस हो जाता है। सर समझ में आई ऐसा बात कैसे नहीं? पॉसिबल है? हाँ ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, स्पेस और टाइम रिलेटिव है। जबकि हम लोग यहां पर अभी बात किए लो वेलोसिटीज के लिए कि स्पेस के दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, स्पेस के दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने लिखवा दिया है लो वेलोसिटीज के लिए, क्योंकि बच्चे जब 11th 12th के बाद जब आगे की क्लास में जाते हैं ना, तो वहां पर जब उनको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है तो वहां पर उनको प्रॉब्लम आती है। वो तो कहते हैं कि भाई 11th में ऐसा बताया गया था और रिलेटिव मोशन की बात ये बताई गई थी और यहां पर तो चीजें एकदम बदल गई। बेटा ये होता है, स्पेस के दो पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, दो इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल चेंज होता है, इसीलिए एक का नाम होता है प्रॉपर टाइम इंटरवल, एक का नाम होता है इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम और इम्प्रॉपर टाइम के बीच में रिलेशन होता है। समझ में आई बात? आपकी जो क्लॉक्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती हैं, क्लॉक्स आपकी सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती हैं, मूविंग क्लॉक्स स्लो डाउन हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको आगे की क्लासेस में करना होगा। और आपको अच्छी बात बता दें कि ये केवल हाइपोथेसिस नहीं है, पूरा का पूरा हमारा जो जीपीएस सिस्टम है आज के दौर में, ये इस लो वेलोसिटीज के उस पर नहीं चल रहा है। पूरा का पूरा जीपीएस सिस्टम हमारा ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए चल रहा है। और अगर ऐसा है, उसी से जो रिजल्ट निकले हैं उस रिजल्ट को हम अप्लाई करके अपने पूरे जीपीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सोचो कि बेटा अगर ऐसा जो हमने थ्योरी डेवलप की, जो आइंस्टीन ने लॉरेंट्ज ने जो थ्योरी डेवलप की, वो थ्योरी आज प्रॉपरली वर्क कर रही है। और आइंस्टीन ने अपने बात में ये बात कही थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बात कही थी कि कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से अधिक स्पीड से नहीं चल सकता, लाइट की स्पीड के अधिक स्पीड से कभी नहीं चल सकता। और एक बात और कही थी उन्होंने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने ये कहा था कि लाइट की स्पीड चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, वो लाइट की स्पीड सेम रहेगी।
लाइट की स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। बाकी हाँ, और बॉडीज की स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि लेंथ डिपेंड कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आपका लेंथ डिपेंड कर रहा है, दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन डिपेंड कर रहा है, तो आपकी चीजें डिपेंड करेंगी। लाइट की स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप मूविंग फ्रेम से देखो चाहे रेस्ट फ्रेम से देखो, लाइट की स्पीड हमेशा c के बराबर होगी, मतलब वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। इन्होंने कहा कि अगर ये एज्यूम करते हो तो हम आपको एक स्पेशल थ्योरी दे रहे हैं, और वो आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लॉरेंट्ज और कई लोगों ने मिलके, माइकलसन मोरले का भी उसमें काफी इस्तेमाल था, सब लोगों ने मिलके ये सारी थ्योरी दी थी, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान आइंस्टीन का। क्लियर हुई बात बेटा? तो लो वेलोसिटीज के लिए हम ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आप अगर रेस्ट में यहां पर बैठ के और आपने स्पेस के दो पॉइंट एज्यूम कर लिए, उनके बीच का सेपरेशन आपने निकाल लिया, और आप एक मूविंग कार में चले गए और वहां से उन दोनों पॉइंट के बीच के सेपरेशन की बात करोगे, तो चाहे आप रेस्ट में रह के करो या मूविंग कार में जाके करो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, उन पॉइंट्स के बीच के सेपरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कार बेटा 100 150 200 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अधिक थोड़े चला सकते हो। समझ में आई बात ये? या आप हवाई जहाज में बैठ गए, 1000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, उससे ज्यादा स्पीड से थोड़े चल सकती है वो। और 1000 किलोमीटर पर घंटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से काफी छोटी है। तो ये सब लो वेलोसिटीज, हमारी रियल लाइफ में जो हमको वेलोसिटीज मिल रही हैं वो लो वेलोसिटीज मिल रही हैं, इसलिए हमारे ये जो रूल्स हैं ये वैलिड होंगे। प्लस आपका दो इवेंट्स के बीच का समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल इसका कहाँ पे, स्पेसक्राफ्ट में? स्पेसक्राफ्ट, ऐसे हम लोग स्पेसक्राफ्ट में डिजाइन करते हैं कि अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, और सब ये हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा गया है, ध्यान रखना, ये लाइट की स्पीड के बराबर हम लोग कितना उतनी स्पीड दे ही नहीं पाते हैं ना। लाइट की स्पीड के बराबर या उससे थोड़ी सी कम, या उसका 1/4 या 1 सेकेंड 1/3 इस तरह से दे रहे हैं, तो उस केस में ये चीजें चेंज होंगी। ये एक इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन से जो रिजल्ट दिया गया, उस रिजल्ट पर हम लोगों ने अपने जीपीएस सिस्टम को बनाया, और जीपीएस सिस्टम हूबहू उसी तरीके से काम कर रहा है। अगर हमारी वो इमेजिनेशन, वो हमारी हाइपोथेसिस अगर गलत होती तो हमारा जीपीएस सिस्टम उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देता, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी वो थ्योरी गलत नहीं है। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो स्पेशल से भी एडवांस है। क्लियर हुई बात बेटा ये? और जो उसको बात भी हम आइंस्टीन ने दिया था। हाँ, आइंस्टीन ने दिया था। जो हम लोग बात करते हैं ना, E = mc² मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये बेटा ये एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सिक्वेंस है, वहां से रिजल्ट निकला है ये। अगर E = mc² प्रूव करना है तो केवल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इस बात को प्रूव नहीं कर सकते, हमें उसमें एक और अलग से चीजों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोगों को अपने सिलेबस में हाई वेलोसिटीज के ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करनी है। आप देखो आपके एनसीईआरटी ने यूनिट एंड मेजरमेंट में ये बात एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा भी है, और एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन आपका मैं पढ़ के एक बार सुनाता हूं, दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। और वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह की चीजें होती हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो क्वेश्चन कुछ अलग है लेकिन उसमें वो ये बात बताना चाह रहे हैं। अब देखो उन्होंने लिखा है, जो नई वाली बुक है उसमें 1.13 पर वो क्वेश्चन है कि अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स relates moving mass m to the rest mass m naught of the particle in terms of its speed v and the speed of the light c. This relation first arose as the consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almostly correct but forgets where to put the constant c. He writes m = m naught 1 minus v square की power 1/2. Guess where to put the missing c.
वो जो अपॉन में सी पुट करते हैं। हाँ, जो सी में पुट करते, तो वो एक्चुअल में देखो साफ साफ लिखा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये रिजल्ट मिला कि जो हमारा मास है, मूविंग मास m इक्वल टू वो रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। यही एक आपका कन्वर्जन फैक्टर भी होता है, यही कहीं मल्टीप्लाई होता है, कहीं डिवाइड होता है। ठीक है, इसी को लॉरेंज कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये आपका लॉरेंज का फॉर्मूला है मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में रखा गया, तो इसका मास अगर मान लो कि 10-20 ग्राम है ना, और अगर यह 10-20 ग्राम तो नहीं होगा, कम से कम 50-100 ग्राम होगा, तो अगर हम इसे एक मूविंग पे रख दें तो उस केस में इसका क्या होगा, तो इसकी अगर वेलोसिटी है v, तो उस केस में, और ये v c के बराबर, मान लो कि c की स्पीड से इसको चला दिया जाए, तो इस केस में इसका मास क्या होगा। अगर c की स्पीड से चला दिया जाए तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। रूट के अंदर 0 मतलब टोटल 0, और m नॉट बाई 0 तो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब आपका जो मूविंग मास है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। यहाँ पे तो मैथ में जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है ना। क्या? जैसे मैथ में अपॉन में जीरो आ गया तो उसको तो हम कहते हैं नॉट हाँ, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड है, तो वही ना कह रहे हैं कि मास आपका क्या हुआ, काफी ज्यादा हो गया। मतलब इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लार्ज, हम फिजिक्स में बात करेंगे, इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज, और आपका जीरो मतलब वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर हुई बात ये? यस। तो ये बात आपके मतलब इसमें एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चंस के ही फॉर्म में सही, लेकिन कम से कम एक बार बताया है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहां पर मान के चलेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो लो वेलोसिटीज के लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा ना सोचना कि अगर हम इस फ्रेम से देख रहे हैं तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अलग होगी, दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं तो अलग होगी, या फिर अगर हम इस फ्रेम से देख रहे हैं तो दो इवेंट्स के बीच का टाइम अलग होगा, दूसरे फ्रेम से देखें तो टाइम अलग होगा। ऐसा नहीं होगा, टाइम सेम होगा। हम लोग ये बात सेम मान के काम करेंगे, जबकि हाई वेलोसिटीज के लिए ये दोनों चीजें गलत हो जाएंगी, जो बात मैंने अभी लिखवाई है। इसीलिए मैंने शुरुआत में हेडिंग लिखी है फॉर लो वेलोसिटीज, ये दो पॉइंट्स आपके करेक्ट होंगे। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलिए। यस। ठीक, अब देखो, हम लोग ये जो बात कर चुके हैं उस पर एक क्वेश्चन याद करो, बोर्ड वाला और मैन वाली एक प्रॉब्लम की थी ना स्ट्रेट लाइन में। एक बोर्ड के ऊपर एक मैन को स्लाइड कराया जा रहा है, बोर्ड आगे जा रहा है किसी स्पीड यस से सर। और यस। मैन उस पर चल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये बात हमने प्रूव करके दिखाई थी। यस। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात फिर से वहां पर बताया भी था इस चीज को, कि अगर सारी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन या पोजीशन वेक्टर अर्थ के रेस्पेक्ट में दिए हैं, तो किसी एक बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने पर उसे हम रेस्ट में मान लेते हैं, और उस बॉडी की सारी चीजें दूसरे को दे देते हैं, लेकिन डायरेक्शन पलट के। चेंज करके। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। तो मैं उसी एग्जाम्पल से एक बार फिर से थोड़ा सा चीजों को शुरुआत कर रहा हूं। जैसे मान लो, अब इसमें मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 1। उस समय भी मैंने कई एग्जाम्पल किए थे, यहां पर भी मैं इस एग्जाम्पल को एक बार बस केवल उस बात को रिलेट करके दिखा दूं। ये मान लो t इक्वल टू 0 पर किसी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एक बोर्ड है, एक स्लाइडिंग बोर्ड है ये, और ये इस सरफेस पे सरक रहा है। इसको खिसकाया जा सकता है, सरकाया जा सकता है। मान लो इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, बोर्ड की स्पीड, और अर्थ पे रखा है तो बोर्ड की स्पीड अर्थ के रेस्पेक्ट में है। प्लस यहां पर बोर्ड के एक कॉर्नर पर एक मैन है, एक ऑब्जर्वर है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आप इसके मोशन को बताइए क्या होगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा बेटा, बोर्ड 1 मीटर तो आगे खिसक गया होगा, क्योंकि बोर्ड कितना स्पीड से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से। तो 1 सेकेंड में बोर्ड क्या हो गया होगा बेटा,
1 मीटर तो आगे चला गया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कितना आगे जा चुका होगा? 1 मीटर। अब बोर्ड पर मैन था, मैन कितनी स्पीड से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। तो मैन बोर्ड पर 2 मीटर आगे जा चुका होगा। मैन अब यहां होगा। अगर हम इन सबके डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आपका क्या है? 1 मीटर। और ये डिस्टेंस आपका क्या है? 2 मीटर। 2 मीटर। तो फाइनली मैन इस पोजीशन से कितनी दूर है? 3 तीन मीटर। मीटर इसका मतलब t इक्वल टू 1 0 सेकेंड पर मैन यहां था, और t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद मैन यहां पहुंच गया। कितना दूर? 3 मीटर। तो आप बताओ, यहां पर मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक बोर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसे हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1 i कैप, क्योंकि आई डायरेक्शन में ऐसे है, बोर्ड की स्पीड अर्थ के रेस्पेक्ट में, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। मैन बोर्ड पे चल रहा है तो मैन की स्पीड बोर्ड के रेस्पेक्ट में दी गई होगी, 2 i कैप। तो आप याद करो, मैंने अभी कुछ देर पहले ये फॉर्मूला बताया था। ये वेलोसिटी ऑफ मैन या ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही वाला फॉर्मूला मैं आगे यूज करने जा रहा हूं, और देखो रिजल्ट आपको उसी से मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपको चाहिए, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। याद करो, बोर्ड इज द इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आप बता दो, यही तो आपके पास था याद, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही तो मैंने लिखा था। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। सी इंटरमीडिएट है, यहां से अगर कैंसिल हो गया तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी मिल जाएगा आपको। तो वही तो है, सी की जगह पे अब बोर्ड है यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड कितना है बेटा? 2i प्लस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है? 1i। तो कितना आ गया? 3i। इसका मतलब 3i मीटर पर सेकेंड। तो आप बता दो, 1 सेकेंड में मैन अर्थ के रेस्पेक्ट में कितना चलेगा? 3 मीटर चलेगा। 1 सेकेंड में कितना? अगर उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 3 मीटर। और ये हमारे इस एग्जाम्पल में दिख भी रहा है। तो जो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, ये फॉर्मूला समझ में आया? यस लिए सर। बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर आपको निकालना है ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या ये बात समझ में आई यस। विदुषी? यस सर। ठीक है ना? सक्षम? यस सर। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। तो अब हमने, चूंकि मोशन इन प्लेन में हमें बात करनी है, ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम अब मोशन इन प्लेन के एग्जाम्पल्स लेंगे, और देखो मोशन इन प्लेन के हम एग्जाम्पल्स कैसे लेते हैं। पहले एक चीज और हम लिख देते हैं, मैंने वहां पर भी लिखा था और यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, और एक दो प्रॉब्लम्स आपको इसकी भी करके बता दे रहा हूं, फिर से हम लोग प्लेन में आएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है, मैं लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ, देखो, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू, याद करो, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस पोजीशन ऑफ बी, ये पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। मैंने ये चीज भी लिखी थी ना याद? उसी के नीचे देखो, मैंने ये भी लिखा था ना, ये वाला तो मैंने अभी समझा दिया आपको एग्जाम्पल से। यस। ये वाली चीज हो या ये वाली आपकी चीज हो, मैंने एग्जाम्पल लेके समझा दिया इसे। ये चीज भी आपकी फॉलो होगी, और ये वाली चीज भी, ये बता दिया। अब हम आपको ये वाली
चीज को फॉलो करके दिखा रहे हैं। ये वाली बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये जिसको मैं रेड सर्कल से अंदर कर रहा हूं, ये इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और ये मैं आपको हिंदी इंग्लिश मिला के लिखा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस और velocity of A with respect to B equal to velocity of A with respect to C minus velocity of B with respect to C। और देखना बड़ा मजेदार ये चीज है। या फिर इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी। मतलब हम अगर इसको सीक्वेंस बदल देना, बी विद रेस्पेक्ट टू सी की जगह सी विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर आपके पास देखो, अगर ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में या ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं, अगर आपको ए का भी पोजीशन एक कॉमन फ्रेम और बी का भी पोजीशन उसी कॉमन फ्रेम के रेस्पेक्ट में दिया है, तब मतलब अगर ए और बी दोनों को का जो वैल्यू है वो एक कॉमन फ्रेम से दिया गया है, तब क्या करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसको समझा रहा हूं और मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर सारे पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स अर्थ के रेस्पेक्ट में दिए गए हैं, तो किसी एक बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने पर उसे हम रेस्ट में मान लेंगे और उसका सारा, वही मतलब पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर दूसरे बॉडी को दे देंगे, लेकिन डायरेक्शन पलट के, लेकिन डायरेक्शन पलट कर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। अगर आप इस बात को समझ गए तो रिलेटिव मोशन की बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम, आपके दो कार्स के बीच में एक चेजिंग वाली प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी पर बेस्ड होती हैं। बेटा ये बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या लिखा है? यस। अगर सारे पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स अर्थ के रेस्पेक्ट में, मतलब एक थर्ड इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे आपका सी है, सी मान लो अर्थ है, अगर सी आपका क्या है, मान लो यही अर्थ है, तो सब कुछ अर्थ के रेस्पेक्ट में दिए हैं, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे पोजीशन हो, के रेस्पेक्ट में दिए गए हैं। मतलब अगर आपके पास पूरे सिस्टम में 3-4 बॉडीज हैं और सबकी सारी चीजें अर्थ के रेस्पेक्ट में दी गई हैं, तो हम किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने पर, मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने का मतलब हम उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे मान लो बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आओ तो बी की सारी चीजें रेस्ट में मान लो। तो अगर हम बी में आए
तो बी को हम क्या मान लेंगे, रेस्ट में मान लेंगे, और उसका सारा सब कुछ जितना था, पोजीशन या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, दूसरे बॉडी को दे दो, लेकिन डायरेक्शन को पलट के। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए यस विदुषी। यस सर। ठीक है, अब देखो ये वाला आपने रूल पढ़ा था कि नहीं पहले? बोलिए। सर, उसमें तो बताए थे मोशन उसमें इनिशिएटेड। बताए थे हम। विदुषी से पूछ रहे हैं बेटा, आपने पढ़ा था कि नहीं इसको? यस सर। इसको पढ़ा था रूल ये? यस सर। अच्छा चलो, अब देखो, जैसे मान लो कि आपके पास अगर ये कहा जा रहा है ये एक कार है, मैं एक एग्जांपल ऐसे करा रहा हूं, ये कार ए है और एक दूसरी कार है बी। ए जो है ये V1 की स्पीड से इधर आ रहा है और बी जो है ये V2 की स्पीड से इधर आ रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन किसी एक टाइम पर है डी, जब हमने देखा तो। मैं इससे पूछ रहा हूं आपसे कि बेटा कितने समय के बाद दोनों कार एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, कितना टाइम लगेगा कोलिजन करने में। मैं टी पूछ रहा हूं, टाइम ऑफ कोलिजन दोनों का। इस तरह की प्रॉब्लम्स इस वाले रूल से बहुत आसानी से निकल जाती। बताओ क्या करेंगे इसके लिए? हम इसमें अपना वही रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट यूज करें। सर, डी हमें दिख रहा अपॉन है, वी वन प्लस वी टू करेंगे। हाँ डी अपान वी वन प्लस वी टू होगा, लेकिन इसको एक बार समझ लो। देखो ए भी बेटा आगे जा रहा है और बी भी नजदीक आ रहे हैं, तो पता नहीं कितना समय लगेगा। अगर एक रुका होता और एक जाता तो हमको मालूम होता कि डिस्टेंस उसको कितनी ट्रेवल करनी है। समझना बात बेटा। तो अगर मान लो कोई एक रुका होता और कोई एक आता तो हमको मालूम है कितने देर बाद कोलिजन होगा, क्योंकि एक रुका है, हमें मालूम है कि ये पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हाँ ठीक है, दोनों की वेलोसिटीज दी गई हैं, तो हम एक को रोकना और एक को चलाना तो सीख चुके हैं ना इस रूल में। जिसको रोकना है हमें उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाना है। तो हमने मान लिया कि हम बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए, तो हम बी को क्या मान ले, जहां पे बी था ये आपका कार बी जो था, हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए, तो इसे हम क्या मान लें, रेस्ट में। क्या मान ले इसे हम, रेस्ट में। और इसके पास पहले से जो वेलोसिटी थी V1 वो तो हमने रखा ही रखा। जो बी को रेस्ट में माना तो बी की सारी चीजें पलट के किसको देंगे, ए को, लेकिन डायरेक्शन को पलटते हुए। भाई बी की डायरेक्शन क्या है, इधर थी ना, तो इसको पलट के हम किधर दे देंगे, इधर उल्टा करके देंगे, तो ये क्या हो जाएगा V2। इसका मतलब बेटा अब अगर ये रेस्ट में हो गया तो ए को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डी ना। जबकि एक्चुअल में दोनों नजदीक आ रहे हैं, लेकिन हमने अपने रिलेटिव मोशन के उस फॉर्मूले को लगाया, उस कंसेप्ट को लगाया, और मैंने बी को एज्यूम कर लिया कि रेस्ट में है। और बी की सारी चीज मैंने ए को दे दी, लेकिन डायरेक्शन को पलट के। तो बी इधर जा रहा था तो डायरेक्शन पलटने के बाद उसको इधर वेलोसिटी मिल गई है। ठीक, तो अब आप बताओ कि इसमें कितना समय लगेगा, टी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ए को, डी, और कितनी स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन की वेलोसिटी तो ऐड हो गई ना, V1 प्लस V2। इतने समय के बाद ए और बी कार आपस में कोलाइड कर जाएंगे। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। बोलिए, बोलो। यस। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब देखो मैं इसी में थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं। क्या एक्सटेंड कर रहा हूं? एक्सटेंशन ये है कि जो आपका कार बी है उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी था। ए के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था, बी के पास कुछ एक्सेलरेशन भी था। जब हम इसको रेस्ट में माने तो इसे हम वही एक्सेलरेशन देंगे, लेकिन डायरेक्शन पलट के। तो हमने अब इसको ए दे दिया, और जब ऐसा कर दिया तो उस केस में अब ये टाइम आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यहां तो बिना एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन थी ना, अब तो एक्सेलरेशन वाली आ गई। इतना कितना टाइम लगेगा डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में,
तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? सेकेंड इक्वेशन, d इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v1 प्लस v2 t प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे? t निकालेंगे, और ये अपना आंसर होगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो देखिए रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स कितनी आसान हो गई बस इस कंसेप्ट को समझते हुए। वैसे कि हाँ, कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये है कि सारी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन वेक्टर किसी एक थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दिए गए हैं। जैसे दोनों कार अर्थ पे चल रही है तो दोनों की स्पीड, एक्सेलरेशन, पोजीशन सब अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया गया हो, तो हम ये काम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो बेटा विदुषी। नो सर। अब देखो एक प्रॉब्लम और ऐसे बताना कि ये आपके पास एक पार्टिकल है और जस्ट इसके नीचे एक दूसरा पार्टिकल है। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, और इस पार्टिकल को हमने v1 स्पीड दे दी, मतलब इसको हमने दे दी v1 स्पीड और इसको हमने दे दी v2 स्पीड। इनके बीच का सेपरेशन h है। आप बताओ दोनों को कोलिजन करने में कितना समय लगेगा? एक नीचे से फेंका जा रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, दोनों कहां पर टकराएंगे, मतलब कितने टाइम पर टकराएंगे ये? और टकराएंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी? पहले टकराने का समय बताओ और फिर बताओ कि किस पोजीशन पे टकराएंगे। मतलब अर्थ से उसका सेपरेशन क्या होगा या बी से उसका सेपरेशन क्या होगा, ये आपको बताना एक्सीलरेशन यूज करना है जी का। करना पड़ेगा भाई। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात है तो एक्सेलरेशन तो यूज करना ही पड़ेगा ना। बताओ। और तुम लोग सक्षम और वो अंकुर, तुम लोग पिछली बार इसको पढ़े थे, हम इस बात को केवल विदुषी के लिए एक बार रिकॉल करा रहे हैं, याद करा दे रहे हैं कि जिससे कि ये फॉर्मूले से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए बस। यस। v1 प्लस v2 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एच होगा। हम्म। एच इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी प्लस हाफ जी टी क्या क्या स्क्वायर। क्या 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 टाइम मैं पूछ रहा हूं कि कितने टाइम बाद ये दोनों कोलाइड करेंगे? कोलिजन का टाइम। अगर अभी इसको ऐसे v1 और v2 से छोड़ दिया गया t इक्वल टू 0 पर, कितने समय के बाद ये दोनों कोलिजन कर जाएंगे? बताओ बेटा वित्सी। सर एक देख के बताने वाला है प्रॉब्लम, ये एकदम देख देख के बताने वाला है। और मैं एकदम सिंपल सा अभी जेई मेंस या नीट लेवल की ही प्रॉब्लम में बात कर रहा हूं। ये ए है, ये बी है। हम ए को मान लें क्या रेस्ट में, तो ए की सारी चीजें किसको मिलेंगी? बोलो बेटा। बी को लेकिन डायरेक्शन पलट के। पलट के। ठीक है। अच्छा, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी दी गई है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में ए और बी का अपना एक्सेलरेशन भी तो होता है। इसका एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ और इसका भी एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ ही होगा। अगर v1 से छोड़ा जाएगा तो जी तो हमेशा नीचे होगा। चलो अब बी को अपनी चीजों को दिया जाए। ए की वेलोसिटी को बी को दो, बी के पास तो पहले खुद की वेलोसिटी थी v2 और एक वेलोसिटी और मिल गई क्योंकि v को v1 देना है डायरेक्शन पलट के, तो v1। अच्छा, इसके पास एक्सेलरेशन था g नीचे, और बेटा इस वाले g को जब उसे हम पलट के देंगे तो ये g कहां जाएगा? ऊपर। और ये ऐड हो गया तो g तो गायब ही हो गया पिक्चर से, एक्सेलरेशन तो पिक्चर से गायब हो गया। अब सिंपल सी बात क्या है कि इसके बीच की हाइट कितनी है? h। और ये बी अगर v1 प्लस v2 की स्पीड से आ रहा है तो ए से टकराने में समय कितना लगाएगा? t इक्वल टू एच अपॉन v1 प्लस v2। खत्म हो गया खेल, बस इतना ही, क्योंकि एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया ना। बात समझ में आ गई? यस सर। इसका मतलब t इक्वल टू एच अपॉन v1 प्लस v2 टाइम के बाद
ए और बी टकरा जाएंगे। अच्छा, ए और बी टकरा जाएंगे तो कहां पर टक्कर होगी? तो जो ये टाइम आया है और आपको वो पोजीशन पता करना है, तो आप बताओ कि इतने टाइम में ए कितने ऊपर जाएगा। अब एक जितना ऊपर जाएगा भाई, इतने टाइम में जहां पर जाएगा ए, वहीं पर कोलिजन होगा, क्योंकि बी वह उधर से आ जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। क्योंकि इतना टाइम ही की बात कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब ए के द्वारा इतने टाइम में चला गया हाइट क्या होगा? तो ए की स्पीड कितनी है? आप सबको इंडिविजुअल देख लो ना, ए की स्पीड कितनी है? v1 थी, तो v1 स्पीड से जा रहा है टी टाइम पे, h इक्वल टू क्या होगा? यू टी, मान लो ये टी डैश आपका है, तो यू टी डैश -1/2 जी टी डैश स्क्वायर। आपको टी डैश पता है, h की वैल्यू निकाल दो, h मतलब h सर डैश, वो मान लो कि एच मैक्स से नहीं कर सकते? किससे? जैसे हम उसको v1 वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो जी उसको खत्म कर रहा है, तो v1/g जो वो टी की जो फॉर्मूला लगता है एच मैक्स वाला। एच मैक्स का फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, बताओ? एच मैक्स वाला फॉर्मूला क्या था? v²/2g था ना? वो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए था ना। जब हमने इसको रेस्ट में माना, हम ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आए, तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो हम ये देख रहे हैं कि बी के पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। वो तो बी एक तरीके से हवा में v1 प्लस v2 की स्पीड से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो गया ना। तो अब तो बस केवल टाइम पता करना है भाई। अब मान लो कि अगर इसे आप रेस्ट में मान लिए, तो ये बी ऑब्जेक्ट ए के पास जब आएगा तब ना टकराएगा। तो ए के पास आने में कितना समय लगेगा, वो यही समय तो है। अब ये जब समय पता चल गया, तो हम फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भूल जाए। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कितने दूरी जाने के बाद ये टकराएगा, कहां पर कोलिजन होगा। तो ठीक है, ये मालूम है कि इतने समय पे कोलिजन होगा, तो हम इतना समय दे दें इसको चलने के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो ये इतने समय में जहां पर जाएगा वहीं पर कोलिजन होगा। तो हमने अब इतना समय दे दिया, जो समय आया था उस समय को हमने दे दिया, इस फॉर्मूले में रख दिया, और यहां से हमारा एच डैश निकल जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम तो समय निकालने के लिए बात कर रहे थे, समय निकल गया कि भाई कितने समय पर दोनों आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, अब टकरा जाएंगे, एक्चुअल में दोनों के पास जी है, एक के पास जी नीचे है और एक के पास, दूसरे के पास भी जी नीचे है, दोनों जा रहे हैं। लेकिन अब हम अगर दोनों को अलग अलग देखते, एज्यूम करते कि मान लो यहां पर जाके टकराते, तो उसके द्वारा टी समय में चली गई डिस्टेंस और इसके समय द्वारा टी समय में चली गई डिस्टेंस बराबर, दोनों का एडिशन एच के बराबर होगा, तो वहां से टी निकालो। भाई अगर हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट ना यूज करें, जनरली लोग इस सवाल को ऐसे करते हैं कि मान लो कि कोलिजन यहां पे होगा, तो टी समय में ये वाला ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो इसमें बता रहा हूं, मान लो कोलिजन यहां पे हो रहा है, तो टी समय में बी इतनी दूर चलेगा और टी समय में ये ए इतनी दूर चलेगा, कोलिजन होगा। तो टी समय में इसके द्वारा चली गई नीचे की दूरी h1 निकालो, और टी समय में इसके द्वारा चली गई दूरी आप h2 निकालो, और ये h1 और ये h2 में आप इस g का इस्तेमाल करो। इस h1 को निकालने के लिए हम लिखेंगे माइनस, चूंकि h1 निगेटिव है, तो -h1 इक्वल टू -v2t -1/2 GT²। ठीक है, और ये H2 आपका पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी भी प्लस v1t -12 GT²। देखो मैं ये रेशन अभी यहीं से निकाल देता हूं। मान लेते हैं कि टी टाइम में दोनों कोलिजन करेंगे। अब बेटा अगर ये H1 माइनस में है, तो आप यहां से थोड़ा बताना कि H1 प्लस में क्या होगा, माइनस का ये हो जाएगा प्लस v2t और प्लस हाफ GT² होगा। और बेटा ये H2 क्या है, v1t -12 GT²। हमें मालूम है कि टी टाइम में दोनों यहां पर आके कोलिजन करेंगे, बट टी टाइम में कोलिजन तो होगा, तो भाई H1 भाई आपका B जितना नीचे आया और A जितना ऊपर आया, उन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो वो किसके बराबर होगा, इतने के बराबर ही तो होगा। यस। तो हमने उसको ऐड कर दिया, देखो H1 प्लस H2 किसके बराबर कर दिया, H के बराबर। और देखो ना ऐड में ये कैंसिल नहीं हो गया क्या, और ये आ गया v1 प्लस v2 इंटू टी। तो यहां से t इक्वल टू h/v1 प्लस v2 आ गया। और यही बात मैंने इतना मेहनत न करते हुए सीधे इससे कर लिया।
जब हम, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए ना, एक्सेलरेशन वाला प्रॉब्लम तो देखो दोनों में कैंसिल हो गया ना। यस तो एक रियल एनालिसिस इसकी ये है, लेकिन एक अगर हम उससे देखें किससे, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, अब आप बताओ, इसका मतलब है कि इतने समय पर कोलिजन होगा, तो अब इतने समय में पार्टिकल कहां पर जाके कोलिजन होगा, तो भाई H2 पोजीशन पे जाके कोलिजन होगा ना, भाई जितना ऊपर जाएगा वही तो कोलिजन होगा। यस तो आप बताओ H2 की वैल्यू यही, तो अब T की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा कि नहीं। अर्थ से कितना ऊंचा जाके कोलिजन हुआ, उसी को मैंने एच डैश बोला। और एच डैश को देखो मैंने क्या लिखा फॉर्मूले में, यूटी डैश माइनस हाफ जीटी डैश का स्क्वायर लिखा, वही वाली इक्वेशन तो है। अब यू की जगह पर आप क्या लिखोगे, इस वाले के लिए क्या लिखोगे, किस स्पीड से जा रहा था, V1 से, तो उसको लिख दिया। इस एच डैश को हमने देख लिया, एच डैश इक्वल टू V1 T डैश माइनस 1/2 GT डैश स्क्वायर। अगर टी डैश उसका टाइम है ये, और वही वाला टाइम यहाँ पे टी निकला, इसको हमने टी डैश बोल दिया था, तो बात वही तो आई, यही वाली वैल्यू तो निकालनी है आपको दोबारा, तो इसको यहाँ पे रख दो, वही वाली चीज तो आ गई। क्लियर हुई बात बेटा ये। यस चलो, यस सर। हाँ, एक और अच्छा सा क्वेश्चन किया जाए, बताओ। ई वाला तो अब समझ में आ गया ना बेटा, जिसे मैंने कार वाला मैंने बनाया था एक क्वेश्चन, उसमें कई वैरायटी बनाई जा सकती है। जैसे एक कार ऐसे है, ये बी है मान लो, ये कार आपका ए है, और ये इधर जा रहा है V2 से, ये इधर जा रहा है V1 से, और इनके बीच का सेपरेशन है कितना, D। बोला जा रहा है कितने समय में कोलिजन होगा, या कितने समय में कार बी जो है कार ए का पीछा कर पाएगी, कितने देर में चेज कर पाएगी। T/V2 माइनस V1। और अगर ये V2 ग्रेटर देन V1 होगा तभी ऐसा पॉसिबल भी है। अगर यस V2 लेस देन V1 होगा तो V1 आगे निकल जाएगा और V2 पीछे ही रह जाएगा, कभी आपस में एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे। सर, तो ये केस ऑप्शन में आते हैं जैसे कि। हाँ हाँ आते हैं बेटा, रहेगा ये तो, भाई आप खुद सोचो ना कि अगर ऐसा ना हो तो क्या ए तो आगे निकल जाएगा, बी पीछे ही रह जाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा उसे। जैसे ये तो क्लियर हुई पहले बात। क्वेश्चन में दिया ही होगा कि V2 V1 से हाँ बड़ा। हाँ 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 दिया होगा। तो आप बताओ, अगर हम क्या कर दें इस केस में, क्या कर दें हम, ए को रेस्ट में मान लें, हम ए को किस में माने, रेस्ट में, और ए की सारी चीज किसको दे दें, बी को, लेकिन डायरेक्शन पलट के। तो ये V2 है, तो इस ए की वैल्यू को देंगे V1 बी को, तो डायरेक्शन पलट के क्या हो जाएगा V1। तो इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में चलेगा किससे, V2 माइनस V1 से। और बीच का सेपरेशन कितना बचेगा, अगर हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को यूज करें तब भी D रहेगा, तो टाइम T इक्वल टू D/V2 माइनस V1। क्लियर हुई बात बेटा ये, बोलिए। बोलो बेटा यस विदुषी। यस सर। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये बी है, ये आपका ए है। अब ये स्पीड है V1, और इसके पास कुछ नहीं है, और इसकी स्पीड है V2। कोई कंडीशन नहीं बताई है कि V1 बड़ा है कि V2 से, लेकिन इसके साथ एक चीज चिपका दिया गया है कि इसके पास अपना एक एक्सेलरेशन भी है। अगर इनकेस V2 की वैल्यू V1 से छोटी है तो कोई बात नहीं है, V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो V2 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाएगा ना ए, और जब धीरे धीरे बढ़ाएगा तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि वो V1 को क्रॉस करेगा। यस बात समझ में आई है। यस अगर V2 की वैल्यू V1 से छोटी है तो एक समय ऐसा आएगा ना कि धीरे धीरे V2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, पहले V1 के बराबर होगी और फिर बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को हमेशा बढ़ाएगा, समय दे दो वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा वो। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें, और इसको हम अब डायग्राम ना बना के मैं इसी क्वेश्चन को यहीं पर लिख दे रहा हूं,
अगर हम इसे अब रेस्ट में मान लें तो इसकी वेलोसिटी हम दूसरे को देंगे, लेकिन डायरेक्शन पलट के। अब V1 और V2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो बेटा इसका मान लेते हैं कि इसके पास जो अब वेलोसिटी है, अभी मैं मान के चलता हूं पॉजिटिव इधर ही, V2 बड़ा है, तो V2 माइनस V1 की स्पीड से चलेगा ये, और डिस्टेंस कितना है वही D। तो कितना समय लगेगा उसके लिए अब क्या करेंगे, चूंकि एक्सेलरेशन आ गया है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, D इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू टी प्लस हाफ AT²। अब तुम कहोगे कि सर V2 बड़ा है V1 छोटा है, तब ना ऐसा होगा। अगर V1 बड़ा हो गया और V2 छोटा हो गया तो वेलोसिटी की इनिशियल डायरेक्शन इधर हो जाएगी ना, V1 माइनस V2 ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी पार्टिकल इधर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, तो पहले इसकी वेलोसिटी को जीरो करेगा, फिर जीरो करने को मोड़ देगा ना ये तो एक्सेलरेशन। भाई आप मान लो आगे जा रहे हो, कोई पीछे धक्का दे रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, तो कुछ दूर तक आगे जाओगे, फिर रुकोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग पीछे जाने लगोगे उसी के साथ। तो बस यही होगा ना भाई, कुछ दूर तक ये बी पीछे जाएगा, लेकिन जाएगा और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो रिटार्डेशन होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जीरो होने के बाद फिर से एक्सेलरेशन डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और फिर इसको पीछा करेगा वो। तो हम लोग जो भी होगा, अगर V1 बड़ा हो या V2 बड़ा हो, उसके अकॉर्डिंग या तो वाली क्वांटिटी प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, जो भी आएगा वो टाइम। अगर ये प्लस में आएगा तो कम समय लगेगा, अगर ये वैल्यू माइनस में आ गई तो समय ज्यादा लगेगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना काम पूरे तरीके से अच्छे से करके रिजल्ट दे देगा आपको। तो जब आपके पास कहीं एक्सेलरेशन इन्वॉल्व ना हो तब तो इस तरह से काम कर लिया जाता है, और कहीं अगर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो गया तब हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व, एक्सेलरेशन वाली मोशन की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं इन्वॉल्व है तो सिंपल सा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हुई बात? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ऐसे ही रिलेटिव मोशन का, और बताना इसमें भी मैंने क्या किया, एक पुली ली और इसको मैंने एक स्ट्रिंग के साथ ऐसे कनेक्ट किया, और इधर हमने ऐसे कनेक्ट किया, और इस पुली से हमने एक मास लटका दिया ऐसे m, और इस मास को हमने वेलोसिटी दे दी u। तो जैसे ही आप इसे वेलोसिटी दोगे ये स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी, ये रस्सी ढीली हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन, क्या ये स्ट्रिंग ढीली होगी कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। ठीक। अब ये बात समझ में आ रही है ना कि भाई हमने एक रस्सी को ऐसे जमीन पे बांधा और एक पुली से ऐसे लटका के मास लटका दिया है। मास जब तक लटक रहा है तब तक तो उसमें टेंशन है, रस्सी में टेंशन होगा। लेकिन अगर आपने इस मास को यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने देर के बाद, कितने टाइम के बाद इस रस्सी में दोबारा टेंशन आएगा? टेंशन अभी नहीं है, कितने टाइम के बाद इसमें टेंशन प्रेजेंट होगा? ये टी टेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये टी आपको टाइम को, चलो टेंशन से कैपिटल से लिखते हैं, तो हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं। कितने टाइम के बाद उस स्ट्रिंग में दोबारा टेंशन आएगा? लगाओ फिजिक्स दिमाग अपना, बताओ। सिंपल सा सवाल का जवाब देख के बताने वाला है, और कुछ नहीं है, बस घुमा दिया गया, उसको पूछा गया है अलग तरह से। बोलिए। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या पूछ रहा हूं?
बेटा जब ये रस्सी टाइट रहेगी तो टेंशन रहेगा, रस्सी जैसे ढीली हो गई टेंशन खत्म हो जाता है। रस्सी मतलब एक स्ट्रिंग है, अगर ढीला है तो टेंशन नहीं। जैसे मान लो कि ये वायर है, अगर ये ढीला है तो क्या टेंशन है क्या इसमें? बोलो, इसमें कोई टेंशन है इस वायर में? आवाज बेटा जा रही है ना आप लोग तक?